हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनर्शिया और इनर्शिया के टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मैं विकास जांगड़ा वीकेसी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर क्लास 9 का और टॉपिक है अपना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ ऑफ मोशन दिए थे? तो न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए इसमें। ठीक है। जैसे ये हाथ के ऊपर मैंने मार्कर को रख दिया ऐसे, तो ये मार्कर यहीं रखा रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक कि इसको यहां से हटाया न जाए, यानी कोई फोर्स न लगा दिया जाए, तो ये मार्कर रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू मोशन के अंदर है, घूमने लग रहा है, तो ये घूमता ही रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए इसमें, तब तक ये अपनी सेम पोजीशन के अंदर रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ कहता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन यदि लिखे तो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is in state of rest, state of rest or state of motion, it will remain same in given state until we apply any external force on it। ठीक है। क्या कहता है इसमें कि when an object is in state of rest, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की स्टेट में है, और स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में हम कह सकते हैं यहां पर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, इट विल रिमेन सेम इन गिवन स्टेट। वो जो स्टेट हमें दे रखी है, जो ऑलरेडी उसकी स्टेट है, वो उसी में रहेगा। कब तक रहेगा? until we apply any external force on it, जब तक कि हम उसके कोई ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक वो सेम स्टेट के अंदर रहेगा। तो ये कौन सा लॉ है? ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है। नेक्स्ट लॉ की बात करें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of linear momentum। ठीक है। तो क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है फोर्स इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी F किसके इक्वल होगा, m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। और यहां पर जो होगा F इज इक्वल टू dp बाई dt के, यहां पर k लग जाएगा, k कांस्टेंट। ये भी आपको बताएंगे हम कि ये फॉर्मूला कैसे बना और ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन होती हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अभी बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन होगा तो उसके पीछे एक रिएक्शन जरूर होगी। तो हम ये कह सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जो रिएक्शन बना है उसके आगे नेगेटिव हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये अपोजिट हो गया। ये बताया ना आपको, एक्शन और रिएक्शन वो क्या है, अपोजिट। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई है। जैसे ये यहां रखा हुआ है, इसको मैं उठा रहा हूं यहां पर, तो दो फोर्सेज लग रहे हैं। कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं और दूसरा कौन सा हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लगने लग रही है। ठीक है, यानी हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यू दो फोर्सेज लगती है इसमें। ठीक है, एक्शन भी होता है, उसके साथ साथ रिएक्शन भी होता है। फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों फोर्सेज जो है कैंसिल आउट क्यों नहीं होती। अब मान लें कि हमारे पास जैसे -5 न्यूटन एक के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 5 न्यूटन के। यूं मान ले ये एक्शन है और ये इसका रिएक्शन है। तो ये दोनों कहता है नेगेटिव होते हैं, तो फिर कैंसिल आउट क्यों नहीं होते, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो। उसका कारण ये है कि जो फोर्स लगने लग रहा है वो दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगेगा। ठीक है, जैसे हम चलने लग रहे हैं ना, तो एक फोर्स हम जो चल रहे हैं तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, हमारा पैर ऐसे उठ रहा आगे की तरफ, और दूसरा जो फोर्स लगने लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगने लग रहा है। जैसे किस प्रकार से हो गया, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, और यहां पर जो है वो हमारा पैर है, ये इस प्रकार से जो है ये हमारा पैर है। ठीक है, तो जैसे ही ये पैर ऊपर उठा यहां पर ऐसे चलने के लिए, अगर देखें इसमें ये पैर यहां पर उठेगा, इसको यहां कर लेते हैं, ये ग्राउंड है। ठीक है, जैसे ये पैर उठा तो मोशन हमारा आगे की तरफ होगा, लेकिन एक और जो रिएक्शन होगी, मोशन को हम यहां पर एक्शन कह सकते हैं। ये पैर के ऊपर लगने लग रहा फोर्स आगे की तरफ, और यहां पर रिएक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स रिएक्शन लगने लग रहा है यहां पर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और तब हम आगे की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हरेक में एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। अभी बात करते हैं, एक नई टर्म आई थी जिसके बारे में आपको बताया था मैंने कि बाद में बताएंगे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को P से हम लिखते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया हमारे पास इसकी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट बन गई। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या, किलोग्राम का सीजीएस में क्या होता है, छोटा, ग्राम, और ये क्या हो जाएगा, ओनली जी कर देते हैं इसको, ठीक है। ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी सीजीएस यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एसआई यूनिट बनी है और किस प्रकार से सीजीएस यूनिट बनी है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमारे पास इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, तो वो कौन सी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके बारे में भी आपको प्रीवियस जो वीडियो है उनमें बता दिए गए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो ये हमारे पास क्या था, लीनियर मोमेंटम। अगर यहां से हम देखें तो लीनियर मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। अगर दोनों के बीच में ग्राफ देखें ना, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, यहां से इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम और मास के बीच में देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो गया। मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में देखें तो वो भी ग्राफ क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा इसमें, ठीक है। और यदि मास और वेलोसिटी का देखें, मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ देखें तो कैसा होगा, देखिए वेलोसिटी को आप उधर ले जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब मास किसके इक्वल हो गया, P बाई V के इक्वल। और यहां से क्या आपको पता लग रहा है कि मास है P के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। लेकिन मास वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा हो गया। तो इसलिए जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ होगा तो वो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। एक साइड आपकी वेलोसिटी रह जाएगी, एक साइड मास रह जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये इन तीनों के बीच में ग्राफ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास लीनियर मोमेंटम का। इसके साथ मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एक दूसरी, कि फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ की ही एक डेफिनेशन है। तो अभी आपको बता दिया कि लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या था। एक और आपको बताई थी इसकी दूसरी जो डेफिनेशन, वो थी k इंटू में dp बाई dt। तो अभी इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आया, और फोर्स जो है k इज इक्वल टू dp बाई dt है, ये कैसे आया। dp बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, ध्यान रखने हैं आपने अच्छे से। और इसके बीच में कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, प्रूव F इज इक्वल टू m इंटू ए, कि प्रूव करो कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर F फोर्स लगने लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। F क्या लगी, F इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी। इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी
तो उस टाइम इसका जो मोमेंटम हुआ F इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी है हमारे पास है, इसका लीनियर मोमेंटम क्या आ गया, F आ गया इस पे, ठीक है। उसके बाद है dp। dp इज चेंज इन मोमेंटम बोल दो या लीनियर मोमेंटम बोल दो, मोमेंटम ऑफ बॉडी इन टाइम dt, ठीक है। जब dt टाइम हुआ तो उस टाइम लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया, वो हमारे पास कितना हो गया, dp। देखिए जब हम चेंज बोलते हैं ना, चेंज का मतलब d लग जाएगा, डेल्टा भी बोल देते हैं इसको, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और ये जो डेल्टा है इसकी जगह पर ऐसे भी लिखा मिल सकता है, इसका भी डेल्टा मतलब होता है, ये हायर क्लासेज में जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। डी लिख दिया तो भी हम बोल सकते हैं, इन सभी का मतलब चेंज होता है, यानी वो चीज बदलने लग रही है, वो चीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज हो आपको तो ध्यान रखना इसमें कि जो डी लग गया या डेल्टा बोल दो इसको, तो उसका मतलब क्या होता है कि चेंज आने लग रहा है उसमें, ठीक है। dp by dt is the rate of change of linear momentum। अब इस बात को समझिए कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी थी उसके डिवाइड में टाइम आ गया, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, रेट लगा देंगे, यानी कहीं पर भी रेट लगा मिल जाए ना तो आप यूं समझ लेना उसके डिवाइड में टाइम है। अगर ये बोल दे कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या समझोगे कि यहाँ पर वेलोसिटी है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टाइम, यानी वो वेलोसिटी टाइम के अनुसार चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन अगर बोल दे तो क्या समझोगे कि dw बाई dt है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहां पर भी रेट लगा मिल गया ना तो आप ये समझ लेना कि वो टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो क्या माना, dp बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ये कहती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to rate of change of linear momentum, ठीक है, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम मैथमेटिकली यदि हम लिखें तो फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, किसके है, dp बाई dt के, dp बाई dt के। अब इसका मतलब ये है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल होता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि ये चीज बदल सकती है, ठीक है। ये दोनों चीज जो है वो वेरिएबल है और इसको हमने कांस्टेंट करना होता है। जब कांस्टेंट करते हैं तो इस सिंबल की जगह पर हमने इक्वल लगाना पड़ता है, और इक्वल की जगह पर यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट लग गया k, दैट इज dp बाई dt के बराबर। और शुरू में आपको इससे पहले, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, k d, यहां कर दिया m इंटू v डिवाइड बाई dt। अब यहाँ पर मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, तो मास को हम आगे ले लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के एम और dv बाई dt हो गया। अब dv बाई dt मैंने बताया था आपको, dv बाई dt इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। dt आ गया ना टाइम नीचे डिवाइड में, तो रेट आ गया यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है
ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में यदि चेंज आता है तो वो क्या बन जाती है, वो एक्सेलरेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ आपने साइड में भी लिख देना इसका रीजन, कि जो dv बाई dt है वो आपके पास a के इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो इसके जगह पर पुट कर दिया तो f किसके इक्वल आ गया, km a के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स जो है k इंटू एम ए। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो तो ये थी, जो फॉर्मूला बताया था मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर k एक्स्ट्रा आ गया। तो आपको मैं बता दूं, जो k की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ k फॉर एसआई सिस्टम, तो वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया यहां से, और ये वाला फॉर्मूला है जो हम लेके चले थे यहां से बाय डेफिनेशन। तो ये फॉर्मूला ऐसे प्रूव करना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा आज का, और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आपने यदि नहीं किया अब तक तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो जिसने बेल आइकन ऑन कर रखा तो उसके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और इससे जो है आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक हमारा डल चुका है इसमें। ठीक है, थैंक यू।